नमस्कार दोस्तों। एसएमबी कनेक्ट की द राइजिंग लीजेंड सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं अहमदाबाद से चिंतन सेठ, जो कि 1875 में स्थापित मेजर्स मगन लाल मनीलाल सेठ के प्रबंधन से जुड़े हुए हैं। मेजर्स मगन लाल मनीलाल सेठ गुजरात के टिम्बर एवं प्लाई उद्योग में एक जाना पहचाना नाम है। तो स्वागत है चिंतन जी। सबसे पहले ये बताइए कि जी वर्तमान में टिम्बर एवं प्लाई मार्केट का सिनेरियो कैसा है। सर, टिम्बर और प्लाईवुड वो ऐसी कॉमोडिटी है कि जिसका यूजेज तो कांस्टेंट चालू ही रहने वाला है। नो डाउट उसके ऑप्शंस धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि टिम्बर और प्लाईवुड का यूजेज बंद हो जाएगा। अभी वो डे बाय डे कॉस्टली होता जा रहा है, तो उसके अलग अलग ऑप्शंस लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई लकड़े की जगह पे अभी एल्यूमिनियम लग रहा है, लेकिन लकड़ा जहाँ लगता है वहाँ लकड़ा ही लगने वाला है सर। तो फ्यूचर तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका यूजेज तो कंटिन्यूअस मटेरियल भी मिलने वाला है और यूजेज भी होने वाला अच्छा, ये मेजर्स मगनलाल मनीलाल सेठ के बारे में थोड़ा बताइए, कैसे ये शुरू हुआ। है। ये जो हमारा पेरेंट कंपनी है मैसर्स मगनलाल मणिलाल शेठ, हम्म। वो इन द ईयर 1875 यानी कि 148 ईयर्स पहले मेरे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर उन्होंने ये फर्म चालू किया था। तो मैं आज फिफ्थ जनरेशन पे ये बिजनेस में ज्वाइन करके बिजनेस में जुड़ा हुआ हूँ। जी। तो वो टाइम पे मेरे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने टिम्बर का बिजनेस किया था, तो वो टाइम पे प्लाईवुड तो कुछ था नहीं, खाली टिम्बर ही था। तो टिम्बर से काम को चालू करते करते अभी ये 147 148 ईयर्स में हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, टिम्बर, प्लाईवुड, लैमिनेट, विनियर्स। और हमारा एक दूसरा वर्टिकल है जो प्रवीण टिम्बर नाम के नाम से जानीता है, जिसमें हम लोग वुडन बॉक्स और पैलेट्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे अच्छा, ये टिम्बर और प्लाईवुड में फर्क क्या रहता है। हैं। टिम्बर है वो नेचुरल है, और प्लाईवुड है वो मशीन से बनता है। तो वो तो उसको मतलब नेचुरल नहीं कहा जाता है प्लाईवुड को। ओके ओके ओके। अच्छा, पहले तो मतलब टेक्सटाइल मिल्स और ये सब में आपका काफी काम रहा है। तो 1970 में जी जब ये जी जी टेक्सटाइल जी जी। मिल्स बंद होने लगी, तब आपने अपने बिजनेस को कैसे संभाला और उसको आगे कैसे ग्रो किया। 1970s में जब ये टेक्सटाइल का मंदी शुरू हुआ, तो उससे पहले सब अहमदाबाद की जितनी भी टेक्सटाइल मिल्स है ना, वहाँ पे हमारा वुडन बॉक्सेस सप्लाई होता था। अभी जैसे ही मंदी आया, तो उसको हम लोगों ने मतलब एक अपॉर्चुनिटी गिना कि भाई चलो कुछ है तो इसमें से कुछ नया करेंगे हम लोग। तो मेरे फादर ने वो टाइम पे जो भी यहाँ पे इंजीनियरिंग यूनिट्स में उन्होंने कांटेक्ट किया, और हम लोग टेक्सटाइल मिल के बिजनेस कम होते टाइम पे हम इंजीनियरिंग यूनिट्स के साथ में जुड़ गए। और इंजीनियरिंग यूनिट्स के साथ जुड़ते जुड़ते आज हम लोग सब मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ में पैकेजिंग का सप्लाई कर रहे हैं। तो अभी ऐसा है कि हम लोग खाली वुडन बॉक्स सप्लाई नहीं करते, हम लोग 360 डिग्री सॉल्यूशन कस्टमर्स को दे रहे हैं कि भाई उनका जब मशीन तैयार होता है तो बॉक्स कैसे बनाना चाहिए उसका डिजाइनिंग हम लोग करते हैं, फिर बॉक्स सप्लाई करते हैं। बॉक्स सप्लाई करने के साथ में उसको खाली वुडन बॉक्स नहीं लगता है, उसको उसके साथ में थर्मोकॉल भी लगता है, कोरुगेटेड बॉक्स भी लगता है, एलडीपी भी लगता है, बहुत सारी पैकेजिंग आइटम्स लगती है। तो सब आइटम्स हम लोग उनको सप्लाई करते हैं। फिर बाद में उसको बॉक्स पैक करने की बात आती है, तो हम लोग सब उसको अरेंज करके बॉक्स मशीन को बॉक्स के अंदर पैक करके, और अगर उनको ये सर्विस चाहिए कि ट्रक में भी लोड करना है, तो हम लोग पूरा उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा चिंतन जी, जैसा कि मालूम है कि आप अपने फैमिली बिजनेस में पांचवी पीढ़ी हैं। अपने आपने अपने फैमिली बिजनेस को कब ज्वाइन किया और आपके फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद आपका क्या असर रहा आपके पारिवारिक बिजनेस पे। सर, मैंने ईयर 2000 में मेरा फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। मैंने एमबीए किया मार्केटिंग में। तो ओके। जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया ना, जी। तो हमारा जो मतलब ये पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर था वो टाइम पे, और अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही है। हम्म। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई हमको कुछ अलग करना चाहिए, अगर हमको हमारा नाम करना है। तो हम्म। सब लोग कर रहे हैं कि भाई पैकिंग 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 सब लोग बना रहे हैं। जी। तो हमने ये किया कि भाई कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट्स होता है
जी। तो उसको अंडरस्टैंड किया कि भाई उसका रिक्वायरमेंट कैसे रहता है, कब रहता है, कितना रहता है। तो उस हम्म। हिसाब से हम लोग उसका मटेरियल तैयार रखने लगे कि भाई ऐसा नहीं कि उसका फोन आए फिर मटेरियल काटने का, मैन्युफैक्चर करने का और सप्लाई करने का, जो अप्रोक्सीमेटली तीन तीन चार दिन का टाइम लेता है। तो हमने ऐसा किया कि भाई उसको जो चाहिए वो तैयार बना के रखो, जी। ताकि उसका जैसे ही फोन आता है उसको मटेरियल सप्लाई हो जाना चाहिए। हम्म। अभी मैं आपको बात करूं कि कोविड के टाइम की बात करूं, तो कोविड के टाइम पे मतलब अपने को मालूम है कि मटेरियल अवेलेबिलिटी वाज अ बिग इश्यू। लेकिन हम जो प्लानिंग से काम कर रहे हैं, हम लोग ऐसा करते हैं कि भाई कोई भी कस्टमर है तो उसका कम से कम 1 महीने का रॉ मटेरियल मेरे पास स्टॉक में रहना चाहिए। फिनिश गुड्स भी 10-15 दिन का स्टॉक में होना चाहिए, और वर्क इन प्रोग्रेस भी 10-15 दिन का। तो मतलब ऐसा है कि 1-1.5 महीने तक तो मुझे कुछ भी होता है ना, तो उसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो हम्म। कोविड के टाइम पे भी जिसको भी हमारे जो रेगुलर कस्टमर्स थे जो चालू थे, भाई हम फार्मा कंपनीज को भी माल सप्लाई करते हैं पैलेट्स, जी। तो फार्मा तो कोविड के टाइम पे चालू ही थी। उनको अ, अ, बंद किया नहीं गया था, वो एसेंशियल कमोडिटी में, तो वो टाइम पे भी हमारा पैलेट्स उनको कंटिन्यूअसली सप्लाई हो रहा था। तो ये प्लानिंग था, वो प्लानिंग के वजह से ही हम लोग ये कर पाए। ओके। ओके। 2016 में ने आप लोगों ने काफी बड़ा एक्सपेंशन भी किया। जी सर, 2016 में हमने 2011 में साणंद जीआईडीसी में एक फैक्ट्री चालू करने के लिए प्लॉट लिया था, जी। और 2016 में हमने उसको कमेंस कर दिया फैक्ट्री को, कि जी। वहां पे हमारा 70,000 स्क्वायर फीट में बड़ा सा स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी हमने बनाया है। वहां पे पूरा एकदम बढ़िया सिस्टमेटिकली हम लोग काम वुडन पैलेट्स और पैकेजिंग का कर रहे हैं। ओके। ओके। तो इसमें क्या ये जो आरा मशीन और ये सब लगाया जाता है, वो भी आप लोग ने लगाया हुआ है क्या वहां पे? हाँ हाँ, सब सर, हम लोग फुल्ली बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड है। कि भाई हम लोग 90-95% लकड़ा तो बाहर से तैयार खरीदते हैं, क्योंकि जी। हमारा काम फैब्रिकेशन का है, बॉक्स बनाने का काम है, लकड़ा काटने का काम नहीं है। जी। लेकिन जी। आरा मशीन लगा के रखा है, वो इसलिए कि कई बार ऐसा होता है कि भाई हमारा सप्लायर अगर टाइम पे माल नहीं दे पा रहा है कोई रीजन की वजह से, जी। तो मेरे वहां पे भी फैसिलिटी होने चाहिए कि भाई मेरे कस्टमर का काम नहीं रुकना चाहिए। तो वो लोग हमारा फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। और फॉरवर्ड में ऐसा है कि एक्सपोर्ट करना है अगर कस्टमर को, तो हम्म। उसको हमको जो लकड़ा देना है ना, वो ट्रीटेड देना है, आईएसपीएम 15 के नॉर्म्स के हिसाब से ट्रीट करके लकड़ा देना है। तो वो प्लांट भी हमने खुद डाला हुआ है। तो वो प्लांट हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव कराना रहता है, हर 2 महीने उसका रीलाइसेंसिंग होता है। तो वो भी हमारा खुद का है, तो हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि भाई उसको कहीं कहीं और से हमको कोई सर्विस लेनी पड़े, ऐसा काम नहीं है हमारा। तो ये जो ट्रीटमेंट की बात करें कि एक्सपोर्ट्स के उसमें एक्सपोर्ट्स वाली पैकेजिंग में ये ट्रीटमेंट किस तरह का होता है? जी, वो फोर्स्ड हॉट एयर ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं उसको, FHAT। तो अच्छा। लकड़े को एक चैम्बर होता है, जी। चैम्बर के अंदर लकड़ा रखने का, और हम्म। उसके अंदर फोर्स से गर्म हवा डालते हैं, छोड़ते हैं। हम्म। तो उससे क्या होता है कि लकड़े के अंदर जो कोई भी कीड़ा होता है ना, वो मर जाता है। तो वो जरूरी है, अगर पूरा इंटरनेशनल लॉ है ये कि भाई कोई भी लकड़ा कहीं पे भी बेचते हैं तो उसको ISPM 15 के नॉर्म्स के हिसाब से ट्रीटेड होना चाहिए। तो तो बेसिकली वो जर्म कीड़ा, फ्री करने के हाँ लिए। हाँ हाँ, जम फ्री करने के लिए वो ओके। ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ओके। तो आपकी पूरे उससे समझ में ये आ रहा है कि एक तो जो टिम्बर वाला काम है, वो पूरा एक्सपोर्ट्स की पैकेजिंग और ये सब में ज्यादा उसका इन्वॉल्वमेंट है। और ये प्लाई वाला बिजनेस कुछ अलग है सर? हाँ, प्लाई वाला हमारा मतलब दो वर्टिकल्स चलते हैं, एक जो हम्म। टिम्बर और प्लाईवुड का वर्टिकल है, हम्म। जो हमारा मैसर्स मगनलाल मणिलाल शेठ जो पेरेंट कंपनी 150 साल है उसमें हम लोग करते हैं। तो उसमें हम लोग ग्रीन प्लाई के हम लोग ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है पूरे अहमदाबाद रीजन के लिए। हम्म। और उसके साथ में जो भी लकड़ा लगता है, लकड़ा है, प्लाईवुड है, लैमिनेट्स है, वो सबके हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं।
तो वो पूरा एक वर्टिकल वो भी चलता है कि भाई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, कभी जैसा कि गिफ्ट सिटी है तो गिफ्ट सिटी में माल जाता है, एयरपोर्ट में कुछ काम होता है तो हमारा काम चलता है, बड़े बड़े बंगलोज बनते हैं तो वहां पे भी हमारा माल सप्लाई होता है। हम्म। अच्छा, पहले एक वो सीतापुर प्लाई कंपनी या ऐसे कोई मल्टीनेशनल कंपनी थी ना जिसके साथ आप लोगों ने काफी जी समय तक काम किया है, जी उसके बारे जी में जी बताइए। जी। वो सीतापुर प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड करके ब्रिटिश ओन कंपनी थी। वो लोग ओरिजिनली जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में, तो मिलिट्री को मटेरियल सप्लाई करने के लिए उन्होंने लखनऊ सीतापुर में फैक्ट्री डाला था। जी। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमको उसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिला था, वो लोग फ्लश डोर्स बनाते थे। तो ओके। 1980 तक उन लोगों ने यहाँ पे 80 या लेट 80s तक उनका फैक्ट्री यहाँ पे चला। फिर उनकी नेक्स्ट जनरेशन यहाँ पे बिजनेस करने को तैयार नहीं थी, तो उन्होंने किसी लोकल इंडियन को फैक्ट्री बेच दिया। तो जो ब्रिटिश ओन्ड कंपनी थे ना, तो उनका एक क्वालिटी अलग किस्म का था कि भाई वो लोग के वहां पे कोई सेकंड प्रोडक्ट नहीं बनती थी, कि भाई वो अगर डिफेक्टिव लगा ना तो उसको खत्म कर देने का, वापिस यूज मतलब सेकंड करके नहीं बेचने का। तो एक उसका ब्रांड था और हम लोग भी उसी सिस्टम से एडजस्ट हो गए थे। तो जब लोग वो बेच के चले गए ना, तो फिर उसका सब वो सिस्टम चेंज हो गया, वो सब मिक्स करने लगा, तो हमने फिर वो बिजनेस उसके साथ छोड़ दिया और अभी वो कंपनी भी बंद हो गई है। लेकिन वो बहुत बढ़िया था और हमको भी बहुत सीखने मिला उनके साथ काम करके, सीतापुर प्लाईवुड के साथ। अच्छा, तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अब? सर फ्यूचर प्लान ऐसा है कि अभी तो हमारा जो जो ये पैकेजिंग डिवीजन है, उसमें हमारा खाली मैन्युफैक्चरिंग वुड का हम लोग कर रहे हैं। अभी आते टाइम पे इन द कमिंग ईयर्स ऐसा लग रहा है कि वुड का कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, अवेलेबिलिटी तो है लेकिन कॉस्ट बढ़ रहा है। अभी पैकेजिंग ऐसा आइटम है जो यूज एंड थ्रो है, कि भाई कस्टमर के जहाँ पे बॉक्स पहुंच गया, खाली उसको लॉजिस्टिक्स के लिए ही पैकेजिंग चाहिए, उसको फिर रखने का नहीं हो वहां पे, उसको खोल के लकड़ा फेंक देगा। जी। तो उसको जितना कॉस्ट इफेक्टिव रखना पड़ेगा तो ही काम होने वाला है। तो हम लोग अभी हैवी ड्यूटी पेपर कोरुगेटेड बॉक्सेस का प्लांट लगा रहे हैं। वो मार्च में चालू हो जाएगा प्लांट, हमारा मशीन्स आ गए हैं, अभी उसका कमीशनिंग होगा थोड़े टाइम में। तो वो क्या है कि वुड का रिप्लेसमेंट है। तो ऐसा रहेगा कि जिसमें बॉटम जो है बॉक्स का वो लकड़े का रहेगा, और बाकी चार साइड और टॉप हम लोग उसका हैवी ड्यूटी का बनाएंगे। तो जो बिल्कुल वुड को रिप्लेस कर सकता है, आपको बॉक्स को एक के ऊपर एक रखना है तो भी स्टैकिंग हो सकता है, पॉसिबल है उसके अंदर। और पेपर क्या है कि रीयूजेबल है, रिसाइकलेबल। तो पेपर भले लकड़े में से ही बनता है, लेकिन लकड़ा एक बार यूज किया तो फिर उसको जला देंगे, ऐसा कुछ होगा। लेकिन पेपर को आप लोग रिसाइकल कर सकते हैं। तो अभी जो अपने एनवायरनमेंट की इश्यूज है, सब कुछ है, तो जब फ्यूचर में इसकी रिक्वायरमेंट आएगी फिर लोग जागेंगे कि भाई ये करना है। तो हम लोग इसको आज ही समझ गए हैं कि भाई फ्यूचर यही है, तो हम इसमें अभी काम करना शुरू कर दिया है सर। तो मेरा मार्च में हमारा प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। कि जी। हम लोग यही ट्राई करते हैं कि भाई जितना आगे की सोच के जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, वो समझ के अपने प्रोडक्ट उसी हिसाब से डेवलप करके काम करना चाहते हैं। तो जो 150 साल से चल रहे हैं, उसका रीजन एक ही है कि भाई कभी ये नहीं, कभी हम लोग यही बेच रहे हैं, आपको यही लेना पड़ेगा। हम उसमें काम करते हैं कि भाई कस्टमर को क्या प्रोडक्ट चाहिए और कैसी सर्विस चाहिए, उसको हम अपने में अंदर कल्टीवेट करके हम उस हिसाब से काम कर रहे हैं कि भाई कस्टमर को जो चीज चाहिए वो चीज देनी है, और उसको जो सर्विस चाहिए वो सर्विस हमको देनी है। और अभी जो ये जो हम लोग वो सिस्टम्स भी हमारे वहाँ पे आईएसओ है, तो आईएसओ का सर्टिफिकेट तो आपको 2-5 हजार में कहीं पे भी मिल जाएगा। लेकिन हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि भाई आईएसओ जैसी सिस्टम्स हमको हमारे वहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है, ताकि सब काम सिस्टम से, पर्सन डिपेंडेंट नहीं रहना है हमको, सिस्टम डिपेंडेंट काम करना है, कि ताकि कल मैं हूं ना हूं लेकिन कंपनी उसी हिसाब से चलनी चाहिए। तो यही लॉजिक से हम लोग बिजनेस कर रहे हैं सर। धन्यवाद चिंतन जी। एसएमबी कनेक्ट की द राइजिंग लीजेंड
सीरीज का पहले एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करते हैं। दर्शकों, आप हमारे साथ जुड़े रहें, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।